तो क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार को समझाइए। कंप्यूटर को डायरेक्ट वर्गीकृत करना कठिन होता है, अतः हम इनको एप्लीकेशन पर्पस एवं साइज के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर की कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है, लेकिन किसके आधार पर? एप्लीकेशन, उनका उपयोग किस आधार पर होता है उसके आधार पर, पर्पस के आधार पर कि कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, और उसके साइज के आधार पर। कंप्यूटर को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब उसके एप्लीकेशन के आधार पर भी कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इसी प्रकार से उसके उद्देश्य के आधार पर कि कंप्यूटर में क्या कार्य आप कर रहे हो, किस प्रकार से कार्य कर रहे हो, उसके उद्देश्य के आधार पर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जनरल पर्पस हो गया और आपका एक स्पेशल पर्पस हो गया। इसी प्रकार से साइज के आधार पर हमारे कंप्यूटर जो है वो इस प्रकार से होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, जिसमें कि साइज के आधार पर हमने यहाँ पे वर्गीकृत किया। छोटे साइज, फिर और बड़े साइज, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज के होते हैं। तो इस प्रकार से साइज के आधार पर कंप्यूटर के ये वर्गीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसको डिस्क्राइब किया गया है एक एक करके कि अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, फिर उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से होते हैं, आकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अनुप्रयोग के आधार पर। कंप्यूटर के अनेक एप्लीकेशन हैं जिनके आधार पर इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जिन्हें भौतिक मानों जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एटसेट्रा व्यक्त करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जिसमें केवल, जैसे अभी जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें तो हम प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा हम डिज़ाइंस बनाते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं, ठीक, डेटा एंट्री करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, गाने सुन सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कंप्यूटर आते हैं जिसका इस्तेमाल केवल प्रेशर नापने के लिए, टेम्परेचर नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए, लेंथ इत्यादि के लिए जो है केवल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। यह किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं। तो ये कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये कंप्यूटर आपको देखने मिल सकते हैं फिजिक्स की लैब में और लेबोरेटरी में, जहाँ पर कि किसी प्रकार से कोई रिसर्च की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, वहाँ पर अपन को किसी चीज़ का प्रेशर नापना है, टेम्परेचर नापना है, लेंथ नापना है, तो वहाँ पर ये एनालॉग कंप्यूटर आप देख सकते हो, जिसका इस्तेमाल केवल इसका आउटपुट देखने के लिए कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, केवल इसके लिए किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है एप्लीकेशन के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिट का अर्थ है अंक, अतः वे कंप्यूटर जो अंकों की गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। यह केवल 2 अंक 0 और 1 पद्धति पर कार्य करते हैं। तो जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो गया, लैब में आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा हुआ है, घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, ये सारे भी डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण है। इन सारे कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं, 0 और 1 के फॉर्म को समझते हैं। कंप्यूटर जो है वो किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। भले ही हम कोई आउटपुट में स्लाइड में इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, लेकिन कंप्यूटर में अगर ये स्लाइड स्टोर है कहीं पर तो वो किस लैंग्वेज में स्टोर है? बाइनरी लैंग्वेज में। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके रिजल्ट को हमारे अनुसार दिखा रहा है। ये चीज़ अपन ने फर्स्ट में पढ़ चुकी है, इसके पहले के क्वेश्चन में। तो डिजिटल कंप्यूटर का अर्थ ही हो गया जो डिजिट को समझते हैं, जो अंक को समझते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्म को समझते हैं। ऐसे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये लैपटॉप भी डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण हुआ और डेस्कटॉप कंप्यूटर भी जो घरों में, लैब में इस्तेमाल किया जाता है साधारण कार्यों के लिए, ये भी डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड का अर्थ है अनेक गुणधर्मों का होना था वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुणों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब ऐसे कंप्यूटर भी आते हैं जिनका उपयोग साधारण कार्यों के लिए, जैसे किसी प्रकार से टाइपराइटर की तरह, जैसे अपन MS वर्ड वगैरह चलाते हैं अपने इस कंप्यूटर में, ठीक है ना। और हम इस कंप्यूटर में, जैसे जो अलग कंप्यूटर हमने बताया था एनालॉग, जिसमें केवल प्रेशर, टेम्परेचर इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा कंप्यूटर जो जिसको दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सके, उसमें हम कोई सॉफ्टवेयर में भी वर्क कर सकें, अपना कार्य भी कर सकें, और उसमें जो है प्रेशर, टेम्परेचर भी नापा जा सके। तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें दोनों चीज़ें हैं वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे नाम से यहाँ पर हाइब्रिड मतलब 2-3 चीज़ों का मिश्रण, ऐसा कंप्यूटर कहलाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर थे एप्लीकेशन के आधार पर। दूसरा दिया गया उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर भी अब 2 भागों में बांटा गया है, एक है जनरल पर्पस और एक हो गया स्पेशल पर्पस। मतलब उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 भाग में बटे हुए हैं। साधारण उद्देश्य के लिए मतलब जनरल पर्पस, तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में हम विशिष्ट कार्य हेतु अलग से डिवाइस नहीं जोड़ सकते क्योंकि सीपीयू की क्षमता सीमित होती है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर के उदाहरण में हम जो लैपटॉप है और घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल साधारण वर्क के लिए ही करते हैं, जनरल पर्पस के लिए करते हैं। उसमें हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, उसमें केवल हम टाइपिंग का कार्य कर रहे हैं, प्रिंटिंग का कार्य कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर स्पेशल पर्पस या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग विशेष कार्य करने हेतु किया जाता है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया है। इन कंप्यूटर का प्रयोग संगीत संपादन हेतु स्टूडियो में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, मौसम में, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में जहाँ पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं, उन पिक्चर्स को स्टोर करके रखना, फिर उससे कोई परिणाम निकालना है कि यहाँ का मौसम कैसा हो सकता है, अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है कि क्या होगा, तूफान तो नहीं आएगा। तो इस प्रकार के कंप्यूटर के लिए उसका जो मेमोरी पावर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, सीपीयू की स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी कारण से ऐसे कंप्यूटर को विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहा गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑपरेशन थिएटर में सभी पल्स और इन चीज़ों को नापने के लिए जो कंप्यूटर लगे होते हैं तो वो साधारण कंप्यूटर नहीं होते, उसमें विशेष प्रकार से जो है प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होती है और उसकी क्षमता उस कार्य के अनुरूप बनाई जाती है ना। अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में सैटेलाइट कोई भेजा गया, उसको कंट्रोल कर रहा है वो कंप्यूटर, तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होगी, इसलिए उसे क्या कहा गया, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और साधारण कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए, है ना, एजुकेशन सेक्टर में सीखने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करके पढ़ाने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए, तो साधारण कार्यों के लिए जनरल पर्पस हो गया। और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर हो गया आपका फिल्म वगैरह में, स्टूडियो में, ठीक है, एनिमेशन वगैरह लगाने के लिए, इंजीनियरिंग में डिज़ाइन वगैरह करने के लिए, बड़ी चीज़ों के मॉडल बनाने के लिए, चिकित्सा मेडिकल में भी इसका उपयोग किया जाता है, और मौसम और अंतरिक्ष इन क्षेत्रों में जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार से कंप्यूटर हो गए, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। इसी प्रकार से तीसरा है साइज के आधार पर कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर है पहला माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, पहली चीज। जो माइक्रो नाम किस लिए आया इसका, क्योंकि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। तो हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे कंप्यूटर अगर हम साइज के आधार पर कहें तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आएंगे। दूसरा, यह कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में छोटे आकार का होता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों में, मनोरंजन के साधन में, बजट बनाने में, खेल में, म्यूजिक सुनने में, मूवी देखने में किया जाता है। तो हम ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में यही सब चीज़ें करने में करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी अगर साइज के आधार पर हम कहेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा। और माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। दूसरा आता है साइज के आधार पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जैसा हम डेस्कटॉप, लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका साइज उसी आकार का होता है, लेकिन ये इसमें अधिक शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली होने का अर्थ यह है उसकी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम ज़्यादा होती है ताकि उसमें हम बड़े प्रोग्राम चला सकें। हार्ड डिस्क का स्पेस भी ज़्यादा होता है, सीपीयू की क्षमता भी ज़्यादा होती है, और इसका इस्तेमाल विशेष रूप से जटिल कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जटिल कार्यों के लिए मतलब कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है तो कंपनी के कर्मचारियों को एक एक कंप्यूटर दिया गया, उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर कर्मचारी जो है प्रतिदिन
लगातार उसमें काम करते रहते हैं, तो उसकी इस प्रकार से कैपेसिटी होती है ताकि उस कंप्यूटर को वहाँ पर लगातार चलाया जा सके। तो वैसा कंप्यूटर जो है किस कैटेगरी में आता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर लगातार इस्तेमाल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग क्षमता, मेमोरी ज़्यादा होती है, इस कारण से उनको वर्क स्टेशन कंप्यूटर में रखा गया है। और इनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर के समान होती है तथा कीमत माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन और उससे ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा होती है। तो साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर होता है, वर्क स्टेशन होता है, और तीसरा एक और होता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो सन 1959 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, DEC जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ने PDP-I प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर आई बनाकर मिनी कंप्यूटर के उत्पादन की शुरुआत की थी। तो 1959 में DEC एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने इस नाम का PDP-I नाम का एक मिनी कंप्यूटर बनाया, और इसके संशोधित मॉडल PDA-8 में IC के प्रयोग से इस कंप्यूटर का आकार व कीमत दोनों कम हो गए, जिससे मिनी कंप्यूटर का जन्म हुआ। PDP-8 का आकार एक रेफ्रिजरेटर के बराबर था, मतलब जो मिनी कंप्यूटर था उसकी जो कार्य करने की क्षमता थी वो माइक्रो कंप्यूटर से और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा थी। उसका पहले साइज भी बड़ा था, लेकिन फिर IC का प्रयोग करके उसके साइज को कम किया गया, और मिनी कंप्यूटर अभी भी जो इस्तेमाल होते हैं वो एक रेफ्रिजरेटर के आकार के होते हैं, फ्रिज के आकार के होते हैं। अगर आपने देखे होंगे तो फ्रिज के आकार के मिनी कंप्यूटर होते हैं। और ये कंप्यूटर, इसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट और कीबोर्ड भी होता है। मतलब वर्किंग ज़्यादातर किसकी तरह होती है? ये माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बड़ी बड़ी कंपनियों में ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए, और इस प्रकार से कोई बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, कोई बड़ी डिज़ाइन बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मिनी कंप्यूटर माइक्रो से साइज में भी बड़े हो गए और उनकी कार्य करने की क्षमता भी जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा हो गई, और वर्क स्टेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा हो गई। तो ये साइज के आधार पर आप देख रहे हो किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, इसी कारण से इसको साइज के आधार पर कंप्यूटर को कैटेगरी में बांटा गया है। इसी के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम का साइज अब मिनी से भी बड़ा हो गया। जैसे हमने पढ़ा था अभी किस कंप्यूटर को, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उससे उसके साइज में भले ही बराबर था लेकिन थोड़ा सा पावरफुल हुआ वर्क स्टेशन कंप्यूटर। उसके बाद साइज में और बड़ा हुआ मिनी कंप्यूटर। उसके बाद मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा साइज किसका हुआ? मेन फ्रेम कंप्यूटर का हुआ। तो ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनी, बैंक, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका उपयोग साधारण कार्यों के लिए घरों में नहीं होता है, इसका उपयोग बैंकों में सभी प्रकार के अकाउंट डिटेल्स और सभी अकाउंट होल्डर्स की जानकारी को, बैंक के कार्य को मैनेज करने के लिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे रिजर्वेशन के लिए जो डाटा एक जगह कंप्यूटर में स्टोर होता है उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट का डेटा जो है वो ये साधारण जो पर्पस कंप्यूटर अपन इस्तेमाल करते हैं उसकी बजाय मेन फ्रेम कंप्यूटर में सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपको कुछ ही जगह मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में ही ये कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा जहां पर इस प्रकार से कार्य किया जाता है। ये साधारण रूप से आपको सभी जगह देखने नहीं मिलेगा। मेन फ्रेम 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इसकी प्रोसेसिंग क्षमता भी अभी तक जो हमने पढ़े थे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और वर्क स्टेशन सबसे ज़्यादा होती है। ये 1 सेकेंड में करोड़ों निर्देशों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम, इसी कारण से ये महंगे भी होते हैं और इन पर जो है 24 घंटे कार्य किया जा सकता है। इन पर सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो बड़े कार्य के लिए, जैसा कि इसमें लिखा है, सरकारी डिपार्टमेंट के लिए, बैंक, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, बैंक के कार्य के लिए ही मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका आकार और कीमत दोनों मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर तीनों से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये था आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसी प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण देखो, नाम भी लिखा IBM 4381, ICL 39, CDC साइबर सीरीज। तो ये जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर इंडिया में बने हुए थे उनके यहाँ पर ये नाम भी दिए गए जिनका इस्तेमाल
आज इंडिया में भी हो रहा है। तो ये साइज के आधार पर देखा यहाँ पे अपन ने किस प्रकार से साइज के आधार पर कंप्यूटर का साइज जो है बड़ा होते गया। साइज के आधार पर अगला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। यह मेन फ्रेम से भी अधिक शक्तिशाली, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी तथा स्पीड कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे अधिक होती है, इसलिए नाम ही है इसका क्या, सुपर कंप्यूटर। साइज में भी सबसे बड़ा, इसके कार्य करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा, और यही कारण है कि ये कंप्यूटर सर्वाधिक महंगे होते हैं। इनकी कीमत अरबों रुपयों की होती है। इनमें उनके सीपीयू समानांतर क्रम में कार्य करते हैं, मतलब एक ही कंप्यूटर में कई सीपीयू होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग करने की क्षमता एक साथ इन कंप्यूटर में होती है, जिसको क्या कहा जाएगा, सुपर कंप्यूटर। इनका प्रयोग किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करने में, तेल व खनिज को ढूंढने में, शोध प्रयोगशालाओं में, अंतरिक्ष विज्ञान में आदि में किया जाता है, जहां बहुत सारा डेटा जो है एक साथ स्टोर करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद किसी रिजल्ट में पहुंचना पड़ता है। तो जैसे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके भविष्यवाणी की जाती है कि जो है टेम्परेचर कितना है, हवा किस रफ्तार से चल रही है ना, मौसम में क्या बोलते हैं, हवा की रफ्तार किस दिशा की ओर है, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन लगा करके और मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है कि तूफान आ सकता है या बारिश हो सकती है या ठंड ज़्यादा रहेगी। तो ये सारा डेटा एक कंप्यूटर में, इतना सारा डेटा किस कंप्यूटर में स्टोर होगा, उसकी क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, उसके एनालाइज करने की क्षमता ज़्यादा होना चाहिए डेटा की, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है भारत में बना, जिसका नाम था परम। उसके बाद क्रेटू, NEC 500, परम, ये सब जो सुपर कंप्यूटर के नाम है। परम सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा निर्मित किया गया, इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। तो ये जो है अपने इंडिया में बने सुपर कंप्यूटर के नाम है, जो कि आज भी इन कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तेल खनिज को ढूंढने में, मौसम विज्ञान में, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान में, सैटेलाइट से जो इमेजेस भेजी जा रही हैं उनको लगातार उन पर शोध करने के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था साइज के आधार पर सुपर कंप्यूटर।